तो हेलो एवरीवन, हम लोग क्या कर रहे थे? फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, फंक्शन का पहला लेक्चर हो चुका है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है? तो उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट हम लोग देखे थे कॉस इनवर्स एक्स। अब उसमें क्या था कि अगर कॉस इनवर्स 1/√2 लिखना है, मतलब कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है, कौन से एंगल के लिए होती है? तो आप आंसर लिखोगे किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना? और वहीं अगर कॉस इनवर्स -√3/2 लिखना है, आपको किस किस क्वाड्रेंट में जवाब देना है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो क्या लिखोगे? पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज 5 पाई बाई 6। ये था, ठीक है? कॉस इनवर्स -1 क्या था? पाई। कॉस इनवर्स 1 क्या था? 0। तो ये सब चीजें थी। तो इससे ये पता चला था कि कॉस इनवर्स ना कभी क्या नहीं था, 0 नहीं होता था। कॉस इनवर्स कभी 0 नहीं, मतलब लेस देन 0 नहीं होता था। कॉस इनवर्स एक्स कभी लेस देन 0 नहीं होता था। अब अगला फंक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग, tan इनवर्स एक्स। क्या फंक्शन पढ़ने वाले हैं? tan इनवर्स एक्स। अब सबसे पहले इसका डोमेन, इसका क्या? डोमेन। तो मैंने आपको ये बता दिया था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज था वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन है। तो इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, -∞ से +∞, सारे नंबर्स के लिए tan इनवर्स एक्स की वैल्यू निकलने वाली है। रेंज बच्चों हमारे हाथ में नहीं रहता था, रेंज फिक्स रहता था। रेंज हमारे हाथ में नहीं रहता था, रेंज फिक्स रहता था। अगर रेंज फिक्स नहीं करो तो ये फंक्शन ही नहीं बनता था। तो रेंज होगा बच्चों इसका -π/2 से लेके +π/2। ठीक है, रेंज क्या होगा? -π/2 से लेके +π/2। अब ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे π/2 हो गया, यहाँ पे -π/2 हो गया, यहाँ पे डॉटेड लाइन हो गई, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन हो गई। ठीक है, मैं इसलिए बनाया क्योंकि इसको क्रॉस ना कर दूं। 0 एक पॉइंट ले लो, 1 एक पॉइंट ले लो, है ना? -1 एक पॉइंट ले लो, √3 एक पॉइंट ले लो, -√3 एक पॉइंट ले लो। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव -π/2 तो +π/2 आंसर देना है। तो जब पॉजिटिव नंबर आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देना, जब नेगेटिव नंबर आएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में देना? फोर्थ में। तो देखिए, 0 पे क्या वैल्यू मिलने वाली है? 0। 1 पे क्या मिलने वाली है? π/4। √3 पे क्या मिलने वाली है? π/6। π/3 सॉरी ना, √3 पे क्या मिलने वाली है? π/3। वैसे ही -1 पे क्या मिलने वाली है? -π/4। फिर क्या मिलने वाली है? -π/6। ठीक है, और इन्फिनिटी +∞ पे मिलने वाली है π/2। इन्फिनिटी पे जाके क्या मिलने वाली है? π/2। और यहाँ पे -∞ पे जाके क्या मिलने वाली है? -π/2। तो बच्चों ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, समय के साथ क्या होता है? बढ़ता है। कोई इश्यू किसी को? नहीं, बढ़ जाओगे। इसका डोमेन और रेंज क्लियर सबको? चलिए देखिए नेक्स्ट। अगला पढ़ने वाले बच्चों f(x) = cot इनवर्स x। क्या पढ़ने वाले हैं? f(x) = cot इनवर्स x। इसका डोमेन, जो cot x का रेंज था वो इसका डोमेन है। तो रेंज क्या है इसका? डोमेन क्या है इसका? ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स के लिए वैलिड है cot इनवर्स x। फिर रेंज, रेंज हमारे हाथ में नहीं रहता। रेंज इसका है बच्चों 0 से लेके पाई। क्या है इसका रेंज? 0 से लेके पाई। ठीक, अब ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो कहां देंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव आंसर आएगा तो कहां देंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, तो 0 1 -1। ठीक,
अब बताइए कॉट इनवर्स 0, कॉट की वैल्यू 0 कब होती है? जब कॉस 0 होता है ना, कॉट कॉस बाय साइन होता है, तो कहाँ पे 0 होता है? पाई बाई 2। तो 0 पे क्या मिलने वाला है? पाई बाई 2। कॉट इनवर्स में x जगह 1 डालूंगा, कॉट इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 4। और कॉट इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी डालूंगा, कॉट की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है? 0। इसमें होती है 0 पे, तो इन्फिनिटी डालूंगा तो 0 मिलेगा। ऐसे -1 डालूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जवाब देना है, तो क्या जवाब दोगे? 3 पाई बाई 4। क्या जवाब दोगे? 3 बाई पर 4। और माइनस इन्फिनिटी कब होगी? पाई से हल्के से छोटे पे। माइनस इन्फिनिटी कब होगी? पाई से हल्के से छोटे पे। ठीक है बच्चों, जब जब साइन 0 होगा तब तब नॉट डिफाइंड होगा। तो साइन कहाँ कहाँ 0 होता है? 0 पे, पाई पे। तो 0 से हल्के से ऊपर में प्लस इन्फिनिटी है, पाई से हल्के से नीचे पे माइनस इन्फिनिटी है। इन सबको जोड़ देना है बच्चों को। तो एक ऐसा फंक्शन बन रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। कैसा फंक्शन बन रहा है? डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। और एक क्या चीज क्या पता चली कि कॉट इनवर्स एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कभी नेगेटिव नहीं होता कॉट इनवर्स एक्स, जैसे कॉस इनवर्स एक्स भी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये क्या है? ऑलवेज पता नहीं, मेरे हाथ में थोड़ी, मैंने तो बताया है ना। ठीक, बढ़े आगे। अगला फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, कोसेक इनवर्स एक्स। क्या देखने वाले हैं? कोसेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों जो भी टेन कोसेक एक्स का रेंज था, वो कोसेक इनवर्स एक्स का क्या है? डोमेन। तो इसका डोमेन हो जाएगा बच्चों एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये कोसेक एक्स का रेंज होता था, तो कोसेक इनवर्स एक्स का ये कहां पे हो गया? डोमेन। अब इसका रेंज, रेंज मैंने जैसे ही पहले भी कहा है, रेंज मेरे हाथ में नहीं है। तो रेंज है इसका बच्चों -π/2 से लेके π/2 -0। -π/2 से लेके π/2 -0। क्लियर? मतलब अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो कहां आंसर देना है, और नेगेटिव आने से फोर। ठीक, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, देखिए ये 0 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे -1 होगा। ठीक, फिर एक वैल्यू ले लेते हैं √2, एक वैल्यू लेते हैं 2, एक वैल्यू लेते हैं -√2, एक वैल्यू ले लेते हैं 2 -2। क्लियर? अब देखिए कोसेक इनवर्स 1, कोसेक की वैल्यू 1 कब होती है? जब साइन की वैल्यू 1 होती है। कब होती है? π/2। तो यहाँ कहीं π/2 होगा बच्चों। अच्छा ये चीज गलत लिख दी अपन, π/2 को इंक्लूड करना है ना, -π/2 से π/2, इन दोनों को क्या करना है? इंक्लूड करना है। ओके चलिए, तो 1 पे क्या है? +π/2, तो ये तो यही हो गया। ठीक, -1 पे क्या है? -π/2। -1 कब होगा? -π/2 पे होगा। ठीक, आ रही बात समझ में? उसके बाद √2, कोसेक इनवर्स √2 कब होगा? π/4 पे। ठीक है, ये कब होगा? -π/4 पे। 2 कब होगा? π/6 पे। -2 कब होगा? -π/6 पे। ठीक है,
कोसेक की वैल्यू, कोसेक इनवर्स इन्फिनिटी, कोसेक की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है? हाँ, कोसेक की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है? जब साइन जीरो हो। जब क्या जीरो हो? साइन। कोसेक क्या होता है? 1/sin। तो साइन जीरो कब होता है? जीरो पे। कहाँ पे जीरो होता है? जीरो पे। तो जब इन्फिनिटी तक पहुंचोगे तो ये कहाँ जाएगा ग्राफ? जीरो की ओर। ठीक है। कोसेक की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कब होती है? जब ये जीरो से हल्का सा छोटा रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। बात समझ में आई ग्राफ? तो जीरो कभी मिल रहा है क्या ग्राफ में? नहीं, जीरो नहीं मिल रहा, इसलिए माइनस जीरो लिखा गया। कोई इशू किसी को? नहीं। पक्का? तो बच्चों कोसेक की वैल्यू कभी जीरो भी नहीं होती है ना, कोई रूट नहीं है इस ग्राफ का। और ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? यहां से यहां पे डिक्रीजिंग है और यहां पे डिक्रीजिंग है। ओवरऑल हम नहीं बोल सकते। ओके, पढ़ो आगे। अब अगला क्या है? सेक इनवर्स एक्स। लास्ट क्या बच्चा बच्चों? सेक इनवर्स एक्स। तो इसका डोमेन, जो सेक एक्स का रेंज था वो इसका डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, रेंज हो जाएगा, रेंज हो जाएगा बच्चों 0 से पाई, 0 से लेके पाई। मतलब पॉजिटिव आंसर आने से हमको क्या देना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव आने से सेकंड क्वाड्रेंट से। -π/2, -π/2। π/2 कभी अटेन नहीं कर पाएगा लड़का। ठीक, ये -1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये √2 है, यहाँ का ये 2 है, ये -√2 है, यहाँ का ही -2। ठीक, मैं क्या बोला? कौन सी वैल्यू अटेन नहीं कर पाएगा? -π/2। तो एक लाइन खींच लेते हैं। ये कौन सी लाइन है? पॉइंट है, मतलब -π/2 नहीं, π/2 कभी अटेन नहीं कर पाएगा। ये क्या है? 0 है, ये क्या है? पाई है। ओके बच्चों, ये सब पॉइंट्स ले लिए। अब सेक इनवर्स 1, सेक की वैल्यू कब 1 होती है? जब कॉस की वैल्यू 1 होती है। कॉस कब 1 होता है? 0। कॉस 0 1 होता है। तो 1 पे वैल्यू क्या मिलने वाली है? 0। फिर √2 कब मिलने वाली है? π/4 पे। √2 कब मिलने वाली है? π/3 पे। तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। बच्चों इन्फिनिटी, सेक इन्फिनिटी कब होगा? जब कॉस 0 होगा। और प्लस इन्फिनिटी कब होगा? जब कॉस 0 होगा पॉजिटिव साइड से, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के पास। तो कब होगा? π/2 से हल्का सा छोटा। इन्फिनिटी तक अपन कभी पहुंच नहीं पाएंगे, ये बात समझो। तो π/2 से हल्का, जब इन्फिनिटी जाओगे तो π/2 के करीब पहुंच जाओगे। ओके, जब इन्फिनिटी जाओगे तो क्या होगा? π/2 के करीब आप पहुंच जाएंगे। क्लियर सबको? अब इधर -1, -1 पे कितना बच्चों? पाई। -1 पे कितना? पाई। √2 पे कितना? 3π/4। -2 पे कितना? 2π/3। और माइनस इन्फिनिटी कब होगा? जब π/2 से हल्का सा बड़ा होगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया बच्चों? सेक इनवर्स एक्स का। कोई इश्यू किसी को? तो सेक इनवर्स एक्स भी हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पक्का? तो ये सारे किस्म के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। याद रखिएगा कि सबका डोमेन और रेंज याद रखना है बेसिकली। तो फटाफट अब आपको क्या करना है?
एक टेबल बनाना है चटाक से। यहाँ पे टी इनवर्स लिख दो। क्या लिख दो? टी इनवर्स। है ना? यहाँ पे डोमेन लिख दो और यहाँ पे रेंज लिख दो। ठीक, और यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बना दो, हल्का सा, नन्हा सा। तो सबसे पहला इनवर्स फंक्शन हम लोग पढ़े साइन इनवर्स। डोमेन था जो साइन एक्स का रेंज था -1 से 1। रेंज है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट, -π/2 से लेके फर्स्ट π/2। ग्राफ आपको दिखता है ऐसा। ठीक, फिर अगला है बच्चों कॉस इनवर्स एक्स। इसका भी डोमेन है -1 से 1। इसका रेंज है 0 से पाई। इसका ग्राफ आपको ऐसा दिखता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर अगला हम लोग पढ़े tan इनवर्स एक्स। इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर। इसका रेंज है -π/2 से लेके +π/2, दोनों नॉट इंक्लूडेड। इसका ग्राफ है ऐसा। फिर अगला क्या है? कॉट इनवर्स एक्स। इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। इसका रेंज है 0 से पाई। इसका ग्राफ है बच्चों ऐसा। ठीक है, फिर अगला है हमारा क्या? कोसेक इनवर्स एक्स। इसका डोमेन है -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। है ना? इसका रेंज है -π/2 से लेके +π/2 -0। इसका ग्राफ है ये। ठीक, लास्ट कौन है? सेक इनवर्स एक्स। डोमेन क्या है? -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। रेंज क्या है? 0 से पाई -π/2। और ग्राफ कैसा है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो एट ए ग्लांस आप अपने कॉपी में नोट कर लो। सम यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों अलग से पूरा चैप्टर भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में जो यूज होने वाली है वो प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है। ठीक, पहला क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2, सेक प्लस कोसेक π/2, tan प्लस कॉट π/2। जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, जैसे साइन कोसाइन, tan कोटैन, सेक कोसेक, उन सबको ऐड करने से कितना आएगा? π/2। ठीक है, याद रखिएगा उनके डोमेन के अंदर। ओके, फिर अगला साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x होता है, कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x होता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट tan इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉट इनवर्स x अगर x पॉजिटिव है, -π प्लस कॉट इनवर्स x अगर x नेगेटिव है। इसके अलावा अभी आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों अगला फंक्शन हम लोग देखने वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या देखने वाले हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल्स टू a का पावर x। याद रखना कि a शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बच्चों इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। हर x के लिए ये डिफाइन है, कोई भी ऐसा x नहीं है जिसके लिए आंसर ना हो। और इसका रेंज होता है बच्चा लोग, रेंज होता है 0 से लेके इंफिनिटी। या आप ये भी बोल सकते हो क्या? पॉजिटिव रियल नंबर। क्या भी बोल सकते हो? पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये ऐसा ग्राफ होता है। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो बच्चों फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां जाके आप लोग देख लीजिए। है ना? अब लोग किस पे देखते हैं? 11th क्लास में देखते हैं इसको डिटेल में। बाकी एकदम नॉर्मल बेसिक तो हम जानते ही हैं। जैसे अगर मेरे को ए अगर 1 से बड़ा है, ए अगर 1 से बड़ा है तो मेरे को ग्राफ ऐसा मिलता है। याद है आप लोगों को?
बच्चों? पक्का याद है? जैसे अगर मेरे को a अगर 2 है तो 2 का पावर x का ग्राफ ऐसा दिखेगा, है ना? तो अगर a 1 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसे दिखने वाला है, और a अगर 1 से छोटा है तो ग्राफ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है? तो अगर कोई पूछे a का पावर x इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आप बोलोगे a पे डिपेंड करता है। अगर a 1 से बड़ा है ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, समय के साथ क्या होता है, बढ़ता है। और a अगर 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है? कोई इशू? मेरे ख्याल से इशू आपको नहीं, 0 पे 1 मिलता है। जैसे 2 का पावर x बना रहा हूं तो 1 पे 2 मिलेगा, 2 पे 4 मिलेगा, 3 पे 8 मिलेगा, 4 पे 16 मिलेगा। और 1/2 का बना रहा हूं तो 1 पे 1/2 मिलेगा, 2 पे 1/4 मिलेगा, छोटा होता जाएगा। और इधर पे बड़ा होता जाएगा, नेगेटिव पावर लूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोई इशू किसी को? पक्का? चलिए अगला फंक्शन है बच्चों, कौन सा? लॉग फंक्शन। तो f of x इक्वल्स टू log x to the base a। f of x इक्वल्स टू log x to the base a। तो ये भी बच्चों इसका इसका डोमेन रेंज अलग है, हम लोग इसको भी पूरा डिटेल में पढ़े हुए, पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े। तो डोमेन क्या है इसका? x ग्रेटर देन 0, है ना? अगर कोई बोले तो डोमेन है 0 से लेके इन्फिनिटी, या तो पॉजिटिव रियल नंबर, जो भी बुलाना है आप बुला लो, है ना? इसका रेंज क्या है? ग्राफ याद है आप लोगों को? रेंज ग्राफ कहां से कहां तक जाता है? कहां से कहां तक जाता है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ग्राफ याद होना चाहिए बच्चों, है ना? नहीं याद है तो कैसे ड्रॉ करते हैं? कुछ नहीं, आपको जैसे log x टू द बेस 2 ड्रॉ करना है, तो वही पॉइंट लो, 1 2 4 8 1/2 1/4, है ना? तो अगर आपको ध्यान हो, पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना? अगर ये बेस a से ये a किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है, तो ये ग्राफ ऐसा दिखता था। ठीक है? ओके, तो किसका ग्राफ है? log x टू द बेस a अगर बेस 1 से बड़ा है। ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा बच्चों, है ना? अगर log x टू द बेस a जहां पे a 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। ठीक? तो सेकंड बच्चों, जब ये 1 से छोटा है तो ऐसा बनता है ग्राफ, है ना? ये किसका ग्राफ है? log x टू द बेस a अगर बेस 1 से छोटा है। अच्छा, बेस ना 1 हो सकता है, याद रखिएगा, a इज नॉट इक्वल टू 1 और a इज ग्रेटर देन 0। तो बेस ना नेगेटिव हो सकता है ना 1 हो सकता है। ठीक है? पूरा लॉग आपको पढ़ाया जा चुका है ना? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक भी डाल दूंगा नीचे, उस पर आपको जाके देख लीजिएगा। कोई इशू किसी को? आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? याद है ना? अच्छा, तो कुछ दिख रहा है बच्चों, अगर आप गौर से देखो, इसका डोमेन क्या है? 0 से इंफिनिटी। इसका रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर्स। इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। इसका रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर्स। इसका रेंज क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर 0 से इंफिनिटी। इसका डोमेन क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर। अभी थोड़ी देर पहले किसका डोमेन किसका रेंज हुआ था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पे ये पता चला हमको, आगे चल के और डिटेल में इनवर्स फंक्शन देखते भी हैं, लेकिन अभी के लिए देख लो,
क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इनवर्स क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. ओके, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. बाकी डिटेल्स जब हम इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है. बाकी डिटेल्स हम क्या देखेंगे, जब हम इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे. कोई इशू किसी को नहीं. अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों लॉगरिथम की, वो आप लोग लिख लीजिए, है ना. दोनों अगर प्लस हैं तो आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है. पूरा पढ़े हुए हैं लॉग, लेकिन फिर भी अभी अभी के लिए लिख लो, शायद छोटी छोटी प्रॉपर्टीज काम आ जाए. माइनस करने से डिवाइड हो जाता है, ये जो पावर रहता है वो सामने आ जाता है. बेस का पावर रहता है रेसिप्रोकल बन के बाहर से आ जाता है. बेस को इंटरचेंज मतलब बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज करना है तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. किसी तीसरे बेस में लिखना है, ये दोनों सेम है तो इक्वल टू पी हो जाता है. अच्छा, ये और ये log ऑफ p टू द बेस a ग्रेटर देन log ऑफ q टू द बेस a है, और हम p ग्रेटर देन q होगा if then p विल बी, अगर ऐसा है कि log p ग्रेटर देन log q है, देन p q से बड़ा तब होगा जब a 1 से बड़ा होगा, मतलब फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग. और p लेस देन q कब होगा, जब a 1 से छोटा होगा, जब फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग. तो इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी ये इनइक्वालिटी है ना, फंक्शन से आर्गुमेंट लेवल पे जाओगे, फंक्शन से किस पे जाओगे, आर्गुमेंट लेवल पे, तो इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है. क्लियर, लिख लीजिए. सेम बच्चों उसके लिए भी है, किसके लिए, लॉग के लिए भी है, एक्सपोनेंट्स के लिए भी है. यहां पे भी बच्चों ये p a का पावर m से बड़ा होगा अगर a पॉजिटिव होगा, और छोटा होगा अगर a नेगेटिव होगा. ठीक है, पूरी प्रॉपर्टीज लिखिए. इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, कब पलटता है, जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, और सेम रहता है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग. तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. क्या फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर. बच्चों हमको ना मॉड्यूलस फंक्शन का वर्किंग, मतलब कब क्या कैसे किससे रिप्लेस होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वर्किंग और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वर्किंग एकदम अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन का हम लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं. क्या करते हैं, जब अंदर का आर्गुमेंट पॉजिटिव रहता है तो एज इट इज लिख देते हैं, जब अंदर का आर्गुमेंट नेगेटिव रहता है तो माइनस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. ठीक है, अब हम लोग सीखने वाले हैं अगला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपकी लाइफ में है, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये डिनोट होता है बच्चों इससे, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये हमेशा बच्चों इंटीजर रिटर्न करता है. क्या रिटर्न करता है, इंटीजर. मतलब अगर कोई बोला एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, तो ये रिटर्न करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स. क्या रिटर्न करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. ठीक है, तो 1.2 से के बराबर या उससे छोटा से मतलब सबसे बड़ा इंटीजर जो 1/1.2 से छोटा है या उससे बराबर है वो क्या है, 1, है ना. जैसे अब 3.4 सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे बराबर है या छोटा है, कितना, 3. ठीक है, 6 सबसे बड़ा इंटीजर जो इसके छोटा है या बराबर है, कितना, 6. 8.9 कितना होगा, 8, है ना. सबसे बड़ा इंटीजर जो इसके बराबर है या इससे छोटा है, तो याद रखिए उससे छोटा इंटीजर लिख देना रहता है. ठीक, जैसे अगर मेरे पास 7.3 है तो इसको क्या लिख दूंगा, 7, है ना. 0.4 है तो क्या लिख दूंगा, 0. और इंटीजर डाले हो तो वो वही, जैसे अगर 5 लिखे हो तो 5,
6 लिखे हो तो 6। ओके, अब अगला नेगेटिव साइड में -1.2 लिखे हो तो इससे छोटा इंटीजर क्या लिखोगे? -2। -3.1 लिखे हो तो क्या लिखोगे? -4। -5 लिखे हो तो क्या लिखोगे? -5। -8 लिखे हो तो क्या लिखोगे? -8। -0.1 लिखे हो तो क्या लिखोगे? -1। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वर्ड से मत फंस जाना। सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा है वो लिखना है। ओके, मतलब इससे एक छोटा इंटीजर लिख देना है। अगर वो नंबर इंटीजर है तो उसी को डायरेक्ट उतार दो, और अगर नंबर इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा एक जो भी इंटीजर है वो आप लिख दो। कोई इश्यू किसी को? नहीं। बच्चों अब इसका ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। क्या बनाना सीख रहे हैं? ग्राफ। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। ठीक, ओके। इसका ग्राफ बनाना सीख रहे हैं बच्चों आज हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब देखिए 0 से 1 के बीच में, किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। आपको लगता है 0 डालूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 क्या होगा? 0। 0.1 0.2 0.9 0.999 0। ठीक है, तो 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर डाल दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के अंदर तो वो क्या दे देगा? 0 दे देगा। जैसे ही लेकिन 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा? 1। तो 1 पे यहां पे ऐसा गोला बना देना, गड्ढा वाला गोला, ये दिखाने के लिए कि जस्ट जैसे ही 1 आया अपनी वैल्यू कहीं और शिफ्ट हो गई, और कहां शिफ्ट हुई? 1 पे। उसको गाढ़ा वाला गोला बना देना वहां। अब 1.1 पे भी 1, 1.2 पे भी 1, 1.3 पे भी 1, सब जगह 1 से 2 तक जाते जाते तक सब जगह क्या होगा? 1 ही होगा। लेकिन जैसे ही 2 आएगा वो कहां जंप कर जाएगा? ऊपर जंप कर जाएगा। बस समझ में आ रही? ओके, फिर 2 से 3 के बीच में 2 रहेगा। जैसे ही 3 आएगा वो कहां जंप कर जाएगा? 3 की ओर। 3 से 4 के बीच में क्या रहेगा? वो 3 रहेगा। जैसे ही 4 आएगा कहां जंप कर जाएगा? ऊपर। बात समझ में आई? क्लैरिटी है? इधर देखिए, जैसे ही -0.1 आया वो तुरंत क्या हो गया? -1। तो यहां पे ये वाला बॉल डब्बा बनाना पड़ेगा ताकि इससे हल्का सा छोटा भी आए तो ये ऐसा दिखने लगे। और कहां तक? -1 पे वो क्या रहेगा? -1। जैसे ही -1.1 आया वो कहां चला गया तुरंत? -2 पे। और कब तक -2 पे रहा? -2 तक। जैसे ये आया कहां चला गया? -3। ठीक है, ये किसका ग्राफ है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका कोई पूछे डोमेन, तो डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। हमेशा डेफिनेशन है इसकी, ऐसा है ही नहीं कि किसी एक्स के लिए डेफिनेशन ना हो। ठीक है, ओके। अब बच्चों रेंज, रेंज इसकी है सारे इंटीजर। रेंज इसकी क्या है? सारे इंटीजर, और कुछ नहीं। रेंज क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, पक्का? तो बच्चों मैं क्या बोला कि हमेशा इसको मैनिपुलेट करना आना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या करना आना चाहिए? मैनिपुलेट। तब वो कैसे करेंगे? 2-4 जगह प्लॉट करके देखते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसी सबसे तो सीखेंगे अपन, है ना? कोई भी फंक्शन सीखना है तो उसका ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, उसकी डेफिनेशन कब कहाँ चेंज होगी, कैसी रखी जाएगी, वो आना चाहिए। ठीक, तो जैसे मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना है, मान लो। कहां से कहां तक के लिए? एक्स -1 से लेके 3 तक के लिए।
कहां से कहां तक के लिए ड्रॉ करना है? x -1 से लेके 3 तक के लिए ड्रॉ भी करना है, डेफिनेशन भी ब्रेक करनी है, सब करना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा गौर से। किसे ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहले ये सोचना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का आर्गुमेंट कहां से कहां तक जा रहा है। क्या सोचना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर का आर्गुमेंट मतलब x², जो भी रीजन दिया हुआ है वो कहां से कहां तक जा रहा है, बताइए। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 0। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 0। कब होगी? 0 पे। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? 9। कब होगी? 3 पे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर का आइटम जा रहा है 0 से लेके 9 के बीच। ठीक, ओके ओके। अब मेरे को जो डेफिनेशन लिखना चालू करना है वो तो लेकिन -1 से चालू करना है ना? तो -1 डालूंगा तो क्या इंटीजर मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या मिलेगा अंदर? 1 मिलेगा ना। और कहां तक x इक्वल्स टू -1 डालने से मेरे को अंदर मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, मतलब क्या रिटर्न करेगा? 1। ठीक है, तो -1 पे मेरी वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे 1। इसको यहाँ पे गाढ़ा कर दिया कि मेरे -1 पे 1 है। अब मैं -0.9 डाल दिया। क्या डाल दिया? -0.9। क्या मिलेगा अंदर? 0.81। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। तो हल्का सा भी आगे बढ़ा तो मेरे को क्या मिलना चालू हो गया? 0। -0.5 डालूंगा तो भी 0, -0.1 डालूंगा तो भी 0, 0 डालूंगा तो भी 0। कहां तक 0? 0.5 डालूंगा तो भी उसका स्क्वायर करके 0 हो जाएगा, 0.9 डालूंगा तो भी 0 हो जाएगा। जब तक 1 नहीं आता तब तक क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो यहां पे लिखेंगे -1 से कहां के? +1 के बीच में। ये क्या देने वाला है? 0 देने वाला है। बात समझ में आई? अब जैसे ही 1 आएगा, जैसे ही क्या आएगा? 1 आएगा, वो क्या दे देगा? क्या दे देगा बच्चों? 1। क्या दे देगा? जैसे ही 1 आएगा वापस क्या दे देगा? 1। अब इधर देखिए, 1 कब तक देगा? कब तक देगा? जब तक अगला इंटीजर नहीं आ जाता। अगला इंटीजर क्या है? 1 के बाद क्या आने वाला है? 2। वो x की कौन सी वैल्यू के लिए 2 आएगा अंदर? √2। किसके लिए आएगा? √2। तो यहां कहीं √2 होगा बच्चों। जहां तक ये 1 ही रहेगा, जैसे ही √2 आएगा वो ऊपर कूद के कहां चले जाएगा? 2 पे। ऊपर कूद के कहां चले जाएगा? 2 पे। तो 1 से लेके √2 के पहले तक ये क्या देगा? 1। जैसे ही √2 आएगा, जैसे ही √2 आएगा वो क्या दे देगा बच्चों? 2। कहां तक अब √2 2 देते रहेगा? जब तक अगला इंटीजर नहीं आ जाता। अगला इंटीजर क्या आएगा? 3। अगला इंटीजर क्या आएगा? 3। तो वो कब आएगा? √3 पे। √3 भी 2 से छोटा होता है, तो वहां तक वो देगा 2। जैसे ही √3 आएगा वो ऊपर कूद के कहां पहुंच जाएगा? 3 पे। बात समझ में आई? जैसे ही √3 आएगा वो कहां पहुंच जाएगा? 3 पे। कब तक रहेगा 3 पे? जब तक अगला इंटीजर नहीं आ जाता। अगला इंटीजर कब आएगा? 2 पे। अगला इंटीजर कब आएगा? 2 पे। वो क्या बनेगा? 4। तो जैसे ही जब तक 2 नहीं आता तब तक ये 3 रहेगा। जैसे ही 2 आया वो कहां चले जाएगा? 4 पे। फिर अगला क्या? √5 तक। जैसे ही √5 आया वो 5 दे देगा। बात समझ रहे हो? फिर जैसे ही √6 आएगा वो क्या दे देगा? 6 दे देगा। फिर ऐसे करके करते बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये 2 तक ये देगा। जैसे ही 2 से लेके √5 तक ये 2 दे देगा। फिर √5 से लेके √6 तक ये ये 4 देगा ना। फिर ये देगा 5। फिर अगला क्या देगा? √6 से लेके वहां तक बताओ बच्चों।
√6 लेके √7 तक 6 देगा, √7 से लेके 8 तक, √8 तक क्या देगा? 7 देगा, √8 से लेके 9 3 तक क्या देगा? √8 देगा, 8 देगा, और लास्ट 3 पे क्या देगा? 9 देगा। तो ये इसकी डेफिनेशन, बच्चों ये चलाते रहिएगा। और ग्राफ भी ऐसे आप लोग अपनी कॉपी में जगाओ, कि मेरा तो छोटा बन गया थोड़ा सा दिखने में, आप लोग बनाइएगा, ठीक है? थोड़ा सा फैला दीजिएगा, बात समझ में आई, लेकिन प्रोसेस समझ में आया? क्लियर है? सबसे पहले क्या करते हैं, अंदर की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, ठीक है? फिर उसके अंदर इंटीजर कब 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 ब्रेक होता है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस 3 ड्रॉ करना है, मान लीजिए क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस 3, एक्स कहां से कहां तक के लिए, 1 से लेके 4 तक के लिए ड्रॉ करना है, मान लो, ठीक? तो यहाँ पे बच्चों 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक? सबसे पहले क्या सोचना है कि अंदर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। तो अंदर का फंक्शन तो आपको पता ही है, लीनियर है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। 1 डालोगे सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी कितनी? 5। 4 डालोगे सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी कितनी? कितने? 11। तो मेरी वैल्यू कहां से कहां तक जानी है? 5 से 11 तक जानी है, ठीक? ओके, बात समझ में आई? सबसे पहले क्या देखना है, अंदर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तो 5 से 11 तक जा रही है। ओके, चलिए ठीक है। अब पहले स्टार्टिंग करेंगे हम लोग कहां से, 1 से ही चालू करेंगे। जब x क्या है, 1 से बड़ा है ऐसा टाइप से, या 1 के बराबर है, तब मेरे को कितना मिल रहा है? 5। अब आप सोचो ये अगला इंटीजर कब देगा, कौन से x के वैल्यू के लिए ये 6 देगा, वो पता करो। 2x प्लस 3 6 कब होगा? 3/2। तो इधर से लेके जब तक 3/2 नहीं आता, ये क्या ही देगा? 5 ही देता रहेगा। मतलब 5.1 देगा, 5.2 देगा, 5.3 देगा, 5.4 देगा, ऐसे करते करते तो 5.999 तक जाएगा, तब तक उसको वो ही मिलेगा। जैसे ही 3/2 आया, वो क्या दे देगा? 6। अब अगला इंटीजर कब आएगा? 7 इक्वेट करो, कब आएगा देखो। 2 पे, किस पे आएगा? 2 पे। जब तक 2 नहीं आ जाता, तब तक ये क्या देगा? 6 ही देगा। जैसे ही 2 आएगा, वो क्या दे देगा? 7। अगला इंटीजर कब देगा? 8 से इक्वेट करो, 5/2। जब तक 5/2 नहीं आता, ये 7 ही रहेगा। जैसे ही 5/2 आएगा, वो क्या दे देगा बच्चों? 8 देगा क्या? अब अगला इंटीजर 9 कब दे रहा है? 3 पे। जब तक 3 नहीं आता, तब तक ये 8 ही देगा। जैसे ही 3 आ गया, वो क्या दे देगा? 9। अगला इंटीजर कब आएगा? 10। 7/2 पे। जब तक 7/2 नहीं आता, वो 9 ही देगा। जैसे ही 7/2 आएगा, वो क्या दे देगा? 10। अगला इंटीजर कब आएगा? 4 पे। तो जैसे ही 4 आएगा, वो क्या दे देगा? 11 दे देगा। क्लैरिटी है? अब देखिए कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो 1 है, 3/2 मेरा अच्छा पॉइंट है, 5/2 मेरा अच्छा पॉइंट है, 7/2 मेरा अच्छा पॉइंट है ना? ये सब अच्छे पॉइंट्स है मेरे। 1 से लेके 3/2 तक यहाँ कहीं 5 बना दिया हूं। 1 पे 5 है, 3/2 पे जस्ट चेंज हो रहा है, तो वहां पे क्या गया? 6। 3/2 से लेके 2 तक ये है, फिर 2 पे जस्ट चेंज हो रहा है, कितना? 7। 2 से 5/2 तक सेम है, फिर 5/2 पे जस्ट चेंज हो रहा है, कितना? 8। 5/2 से लेके 3 तक सेम है, फिर 3 पे जस्ट चेंज हो रहा है, क्या? 9। 3 से लेके 7/2 तक सेम है, 7/2 पे जस्ट चेंज हो रहा है, कितना? 10। 7/2 से लेके 4 तक सेम है, फिर 4 पे चेंज हो रहा है, कितना? 11। क्लियरिटी है?
ओके, कोई इशू? जैसे मान लो मेरे को कैलकुलेट करना है साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई बाई 4। क्या कैलकुलेट करना है? साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई बाई 4। और एक बार कैलकुलेट करना है साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 पाई बाई 4। और एक बार कैलकुलेट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन 3 पाई बाई 4। ओके, ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई बाई 4, अंदर क्या डाल रहा है? पाई कितना होता है? 3.14 डिवाइड बाई 4 कितना होगा? 0 से छोटा नंबर होगा। 3.14 डिवाइड बाई 4, 0 पॉइंट कुछ हो जाएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। तो अंदर क्या जाएगा? साइन 0। साइन 0 कितना होता है? पर्सन में पक्का? अब अगला देखो, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 पाई बाई 4, तो 3 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 4 कितना होगा? 9 पॉइंट कुछ होगा, 9.42 डिवाइड बाई 4 तो 2 पॉइंट कुछ कुछ होगा, तो क्या होगा? साइन 2। तो साइन 2 रेडियन है, हमको आंसर नहीं पता, साइन 2 ही लिख देंगे। ओके, अब साइन 3 बाई 4 कितना होता है? 1/√2। 1 से छोटा, 0 से छोटा है, दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? राशन मैरी, क्लियरिटी है क्या मतलब है? तो जब भी अपन इक्वेशन वगैरह सॉल्व करेंगे ना, जब भी अपन इक्वेशन वगैरह या ऐसा फंक्शन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, तो उसको इंटीजर के हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा। जहां जहां वो इंटीजर बदल रहा है वहां वहां उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, और वो सिर्फ एक इंटीजर से रिप्लेस होगा। मॉड्यूलस कहां कहां ब्रेक करते हैं? जहां मॉड्यूलस 0 होता है उसके अबाउट ब्रेक करते हैं, और वो रिप्लेस होता है जो फंक्शन लिखा रहता है अंदर उसी से, चाहे वो प्लस साइन के साथ या वो माइनस के साइन के साथ। ग्रेटेस्ट इंटीजर रिप्लेस होता है किससे? इंटीजर से। 1 2 3 4 नंबर से रिप्लेस होगा। ओके, जैसे मेरे को सॉल्व करना है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो देखिए, पहले ये सोचिए 3 कभी बनता है क्या? 3 कब बनता है ये सोचिए। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 कर दो, तो x इज इक्वल टू किस पे बनता है? 2 पे, है ना? तो अब देखिए ये अगला इंटीजर कब बनेगा? 4 कब बनता है ये चेक कीजिए। क्या बनता है? 5/2 पे। तो 2 से लेके 5/2 तक जो भी वैल्यू डालूं, 2.1 डालूं, 2.2 डालूं, 2.3 डालूं, सब में क्या मिलने वाला है? 3 पॉइंट कुछ मिलने वाला है। तो आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन होगा 2 से लेके 5/2। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 2 से लेके 5/2। बात समझ में आ रही? प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर n के बराबर है तो जो अंदर डला है वो या तो n के बराबर होगा और n के बराबर होगा और n+1 से छोटा होगा। ठीक है, जहां n क्या है? एक इंटीजर। बात समझिए ना ये प्रॉपर्टी। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 2 है, तो किसके किसके बीच में होता है? 2 से 3 के बीच में होता है ना? तो ये n के बराबर तो n और n+1 के बीच में होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 से बड़ा होता है हमेशा, और x के बराबर हो भी सकता है ना? अगर इंटीजर ही रहेगा तो x के बराबर हो जाएगा, और इंटीजर नहीं रहेगा तो x माइनस 1 से तो बड़ा ही होगा हमेशा। लिख लिए? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों ये सब। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n, ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n। मतलब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 कोई लिखा है तो उसको लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2। ठीक है, ठीक है। अगला देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होता है अगर x इंटीजर है, -1 आएगा जब x इंटीजर नहीं है। जैसे
ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर +2 क्या होगा 0, ये -2 +2, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3, क्या मिलेगा -1। तो अगर दोनों इंटीजर रहेंगे तो 0 और इंटीजर नहीं रहेंगे तो -1। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर n से बड़ा है तो x भी n से बड़ा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर n के बराबर है, n से छोटा है, तो x n+1 से छोटा होगा। n+1 हो गया तो डायरेक्ट n+1 ही मिल जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x n से अगर बड़ा है तो ये n+1 से बड़ा होगा। वाज ऑल अबाउट क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम लोग पढ़ेंगे अगला फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये डिनोट होता है बच्चों इससे, ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट देता है। तो अब एक चीज ध्यान रखिए, x बराबर होता है, कोई भी x बराबर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। तो यहां से मैं फ्रैक्शनल पार्ट x को लिख सकता हूं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर मेरे को सॉल्व करना रहेगा तो मैं ऐसे रिप्लेस करके सॉल्व करूंगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे को जब सॉल्व करना रहेगा तो क्या करूंगा, ऐसे रिप्लेस करके सॉल्व करूंगा। अब जैसे फ्रैक्शनल पार्ट x का मतलब क्या होता है, जैसे कोई लिख दिया फ्रैक्शनल पार्ट 7.2, इसका आएगा 0.2। कोई लिख दिया फ्रैक्शनल पॉइंट 7.8 तो क्या लिखोगे 0.8। कोई लिख दिया फ्रैक्शनल पार्ट 8 तो क्या लिखोगे 0। कोई लिख दिया फ्रैक्शनल पॉइंट 9.5 तो क्या लिखोगे 0.5। ठीक है, ये तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए। नेगेटिव नंबर्स के लिए थोड़ा उल्टा है, -1.3 लिख दिया तो इसको लिखोगे 0.7। कोई लिख दिया -5.4 तो इसको लिखोगे 0.6। कोई लिख दिया -6.1 तो क्या लिख दोगे 0.9। ओके, अब हम लोग को इसका डोमेन लिखना है। तो डोमेन बच्चों इसका ऑल रियल नंबर से, ये हमेशा डिफाइन होता है। ठीक, ये हमेशा क्या होता है, डिफाइन होता है। इससे ग्राफ बनाते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है। ओके, अब देखिए 0 पे क्या वैल्यू देगा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 क्या होगा 0। तो 0 पे मैं ऐसे गाढ़ा कर दूंगा। 0.1 पे क्या होगा 0.1। 0.2 पे क्या होगा 0.2। 0.3 पे क्या होगा 0.4। 0.99 तक 0.999। जैसे ही 1 आएगा वापस 0 हो जाएगा, तो पहले बढ़ता रहेगा, जैसे ही 1 आएगा वापस क्या हो जाएगा 0। बस समझ में, ओके। 1.1 पे 1.1, 1.2 पे 0.2, 1.3 पे 0.3, 1.4 पे 0.4, 1.999 पे 0.999। जैसे ही 2 आएगा वापस 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, तो ये ऐसा बनेगा। कोई इशू किसी को, क्लैरिटी है। अब -0.1 यहां कहीं, -0.1 तो क्या देगा +0.9। ठीक है, तो वो कहां मिलेगा यहाँ, -0.2 प्लस 0.8, -0.9 प्लस 0.1। तो ये वापस ऐसा गिरता ऐसा जाता रहेगा।
जैसे ही -1 आएगा क्या हो जाएगा 0। तो इस साइड भी कैसा है बच्चों, ऐसा सेम है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो इसका रेंज क्या है? 0 से 1। 1 कभी आता नहीं है, 0 से कभी छोटा होता नहीं, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। पीरियोडिक है, पीरियोडिक है बच्चों, खुद को रिपीट करता है। पीरियोडिक है, पीरियड क्या है इसका 1, पीरियड क्या है इसका 1। ओके, जैसे मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट x लिखना है और x मेरा समझ लीजिए 3 से 4 के बीच में, किसके बीच में? 3 से 4 के बीच में। तो मैं इसको किससे इक्वेशन में किससे डिस्प्लेस करूंगा, या फंक्शन में सॉल्व करते रहेंगे तो किससे डिस्प्लेस करूंगा, रिप्लेस करूंगा। इसको लिखूंगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्या लिखूंगा सबसे पहले? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में क्या होगी? 3। तो किससे रिप्लेस हो जाएगा? x माइनस 3। बात समझ में आ रही? तो अब यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, कहाँ? ग्राफ बना ली सब? तो फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन कैसे ब्रेक करते हैं ये देखते हैं। ठीक, पहली बात तो डेफिनेशन सारे इंटीजर्स पे ब्रेक हो रही है, ये बात समझ में आ रही है? 0 से लेके 1 के बीच में, किसके बीच में? 0 से लेके 1 के बीच में। पहले मैं क्या लिखूंगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब मेरे को बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा? 0 होगा, तो किससे रिप्लेस हो जाएगा? x। ठीक, फिर कहां से कहां तक? 1 से लेके 2 के बीच में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। 1 से 2 के लिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा ना। 1 से लेके 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा? x माइनस। फिर 2 से लेके 3 के बीच में x माइनस, 3 से लेके 4 के बीच में x माइनस 3। बात समझ में आ रही है? ऊपर देखिए, -1 से 0 के बीच में कैसे? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये -0.5 डालूंगा तो -1 देगा, तो क्या बन जाएगा? +1। क्लियरिटी है? -2 से -1 के बीच में x + 3 एंड सो ऑन। क्लैरिटी है सबको? तो क्या चीज का ध्यान रखना है? फ्रैक्शनल पार्ट किससे रिप्लेस होगा? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिपेंड करेगा कि हम किस पे खेल रहे हैं, किस पे खेल रहे हैं। कोई दिक्कत फ्रैक्शनल पार्ट x पे? तो फ्रैक्शनल पार्ट x में उतना लफड़ा नहीं रहता, क्योंकि हम उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदल के ग्रेटेस्ट इंटीजर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो दिक्कत नहीं होती। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। पहला प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट x और फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस n की वैल्यू सेम होती है अगर कोई इंटीजर ऐड कर दिए। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट 1.2 और फ्रैक्शनल पार्ट 1.2 + 2 दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो जनरल बातें हैं, ठीक है ना? गलत लग रहा है आप लोगों को ये? नहीं। अगला, अगर फ्रैक्शनल पार्ट x क्या है? p है, तो x कुछ भी हो सकता है n + p। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट x मान लो 1.2 है, तो ये अंदर का आइटम 0.2 प्लस कोई भी इंटीजर हो सकता है, यही बोलना चाह रहे हैं, है ना? जैसे 1 + 0.2 भी हो सकता है अंदर, 2 + 0.2 भी हो सकता है अंदर, ठीक है? -2 + 0.2 भी हो सकता है अंदर। सब क्या देगा? 0.2 देगा। तो वो लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x। 0 होगा अगर x इंटीजर है तो। x इंटीजर है, दोनों इंडिविजुअली 0 हो गए भाई। और 1 होगा अगर ये क्या होगा? इंटीजर नहीं होगा तो। क्यों? जैसे फ्रैक्शनल पार्ट -1.2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 1.2, ये देगा 0.2, ये देगा 0.8।
फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता। पिछले बार ऐसी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी? -1। इस बार कितनी है? +1। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y, ये प्रॉपर्टी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y किसके बराबर होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y। अगर दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट 1 से छोटा है, दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से छोटा है, और ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1। अगर दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट का सम किससे बड़ा हो? किससे बड़ा हो? 1 से बड़ा हो, और 2 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता दो फ्रैक्शनल पार्ट का सम। ठीक है? अगर दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट, इंडिविजुअल फ्रैक्शनल पार्ट का सम 1 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे ब्रेक हो जाएगा। अगर 1 से बड़ा है तो ये, इसका प्रूफ थोड़ी देर में देखते हैं। अगला हम लोग देखने वाले हैं बच्चों सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन देखने वाले हैं? सिग्नम फंक्शन। ये डिनोट होता है बच्चों एस जी एन ऑफ एक्स। किससे डिनोट होता है? एस जी एन ऑफ एक्स। ये होता है बच्चों 0 जब x 0 हो, 1 जब x ग्रेटर देन 1 हो, -1 जब x लेस देन 1 हो, लेस देन 0। एक बार फिर से लिख देता हूं। सिग्नम ऑफ एक्स ये होता है 0 जब x इक्वल टू 0 हो, 1 जब x ग्रेटर देन 0 हो, -1 जब x लेस देन 0। मतलब जब पॉजिटिव रहता है तो 1, 0 रहता है तो 0, नेगेटिव रहता है तो -1। ऐसे अगर कोई पूछा सिग्नम ऑफ 2 क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? 1। सिग्नम ऑफ 0 क्या होगा तो बोलोगे 0। सिग्नम ऑफ 5 क्या होगा तो बोलोगे 1। सिग्नम ऑफ साइन पाई बाई 4 क्या होगा? साइन पाई बाई 4 पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर? तो आंसर क्या होगा? 1। ठीक है? कोई बोलेगा सिग्नम ऑफ -2 क्या होगा तो बोलोगे -1। समझ के बात को? ये बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है इसको, x अपॉन मॉड ऑफ x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। इसकी डेफिनेशन ये भी है, या मॉड ऑफ x अपॉन x। कैसे? जब x पॉजिटिव रहेगा, x पॉजिटिव रहेगा तो मैं कैसे लिखूंगा? x अपॉन x। मॉड x x से रिप्लेस होगा तो क्या मिलेगा? और 1। जब x नेगेटिव रहेगा तो लिखूंगा x अपॉन -x, और क्या किससे रिप्लेस होगा? ठीक है? तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा तो +1, नेगेटिव रहेगा तो -1। इसलिए मतलब यही चीज लिखी हुई है, डोमेन। बच्चों डोमेन होता है इसका ऑल रियल नंबर, सबके लिए डेफिनेशन है। रेंज, रेंज में बच्चों 3 ही चीज आती हैं, -1, 0 और 1। ग्राफ बना देते हैं फटाफट। जीरो पे 0, जैसे ही 0 प्लस हुआ वो 1 मिलना चालू होगा। 0 पे 1 नहीं है ना, जैसे ही 0 माइनस हुआ वो -1 मिलना चालू होगा। उसके बाद ना बच्चों वो हमेशा ही +1 है, चाहे x की जगह कुछ भी डालूं। उसके बाद बच्चों ये हमेशा ही क्या है? -1, चाहे x की जगह कुछ भी डालूं। इसका ग्राफ है ये सिग्नम ऑफ x। तो सिग्नम के अंदर ये सोचना पड़ता है कि अंदर का जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है। ओके, जैसे मान लो मेरे को ये ड्रॉ करना है, f of x इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ log x टू द बेस 2। क्या ड्रॉ करना है? सिग्नम ऑफ log x टू द बेस 2। तो इस चीज का ध्यान रखिए बच्चों, ये तो डेफिनेशन डिफाइन कब होगा? जब log डिफाइन होगा। सिग्नम का तो कोई लोचा ही नहीं है, सिग्नम को कोई तकलीफ ही नहीं है डोमेन में। सिग्नम को डोमेन में कोई तकलीफ नहीं है। क्यों तकलीफ नहीं है? हमेशा क्या होता है? वो ग्रेटर देन 0, मतलब हमेशा रियल नंबर के लिए होता है। तकलीफ किसको है? लॉग। लॉग किसके लिए होता है? सिर्फ 0 से बड़े के लिए। तो याद रखिए जो ग्राफ बनेगा वो 0 से बड़े के लिए ही बनेगा, उससे पहले वाले के लिए बनेगा ही नहीं। ये बात समझ में आई? तो 0 पे भी ग्राफ नहीं रहेगा। क्यों? x ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइन होता है ये।
पहले आप ये सोचना है कि ये 0 कब होता है, बताओ log 0 कब होता है, अंदर का आर्गुमेंट 1 पे, किस पे होता है 1 पे, और 0 से 1 के बीच में log x to the base 2 क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, शाबाश, क्या होता है नेगेटिव, तो क्या देगा सीधा -1, जैसे ही 1 आएगा वो क्या हो जाएगा 0, जैसे ही 1 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, और 1 के बाद log क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो अंदर का आइटम पॉजिटिव, तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा 1, ठीक है। ये होता है बच्चों log x to the base 2 का ग्राफ, तो 1 से पहले ये log x to the base 2 का ग्राफ है ना, 1 से पहले ये क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब लॉग के सिग्नम के अंदर नेगेटिव डल रहा है, मतलब सब क्या है -1, जैसे ही 1 आया 0 हुआ, तो 1 पे क्या हो गया 0, जैसे ही 1 से बढ़ा गया, 1 से बढ़ा गया तो क्या हो गया, अंदर क्या डलने वाला है आर्गुमेंट में पॉजिटिव नंबर से सब क्या हो जाएगा 1, ओके। सिग्नम के लिए क्या ध्यान रखना है, कब अंदर का आर्गुमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, कब 0 हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कोई इश्यू किसी को। तो बच्चों यहां पे जितने प्रकार के फंक्शन हो सकते हैं लगभग वो हम लोगों ने देख लिए। एक और है बच्चों f of x इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, f of x इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, इसका डोमेन होता है बच्चों x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्यों 0 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसका ग्राफ होता है बच्चों ऐसा, ये 1 है, ये -1 है, ये मिनिमम कहाँ होगा, तो ये f of x लिख दिए अपन, क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो 2x, ऐसा लिखो ना x प्लस 1 अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा 1, तो x बराबर प्लस -1, तो जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो कहाँ मिल रही है +1 या -1 पे, तो +1 पे कितना मिल रहा है 2, -1 पे कितना मिल रहा है -2, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है, डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, या x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर, और 0 से इक्वेट करके अपन सॉल्व कर लिए। 0 प्लस पे ये वाला आइटम क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, और बाजू वाला 0, तो प्लस इन्फिनिटी से आएगा यहाँ पे मिनिमम होगा और फिर प्लस इन्फिनिटी पे चले जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी से आएगा, यहाँ 0 होगा फिर वापस से चले जाएगा। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शन प्लस 1 अपॉन फंक्शन, तो ये या तो पॉजिटिव रहेगा अगर x, तो ये 2 या 2 से बड़ा होगा, और अगर x नेगेटिव रहेगा तो -2 या -2 से छोटा होगा। कोई दिक्कत, इसको साफ साफ लिख देते हैं बच्चों, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सबको क्लियर, क्या हुआ समझ में आया। तो ये जो रहेगा ना, ओके, तो यहाँ पे बच्चों जितने प्रकार के फंक्शन हो सकते हैं, जितने अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं वो हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। उनकी डेफिनेशन कब होती है कब नहीं होती, डोमेन क्या है, उनका रेंज क्या है, उनका नेचर कैसा है, उनका ग्राफ कैसा है, ये हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। तो अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में डोमेन निकालना सीखेंगे अलग अलग फंक्शंस का, अलग अलग सिनेरियोस में। सिंपल ऐसे sin x का डोमेन निकालो ऐसा नहीं बोलेगा ना, ठीक है। तो डोमेन निकालना सीखेंगे अपन अलग अलग फंक्शंस का। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।